लिंक शेयर कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए, सेशन के साथ लगातार आप लोग जुड़ जाइए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन के साथ अधिकतम जुड़ जाइए आप लोग। लगातार सेशन के साथ हम लोग हर दिन 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर सीरीज आपके लिए लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर दिन कुछ बेहतर हो, हर दिन कुछ बेहतर हो, इसकी हमारी कोशिश होती है। तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। संजना कुमारी आशीर्वाद शुभकामनाएं, संगूराज गुड इवनिंग, संजना कुमारी गुड इवनिंग, शाहलता गुड इवनिंग, स्नेहलता गुड इवनिंग, काजल कुमारी, चंदा झा, केटी अंज, सबको गुड इवनिंग, राधा कुमारी, काजल, निशांत, सरोज, ठाकुर अमृता, आशीष सोनी, राधा कुमारी, कविता कुमारी, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, बलराम कुमार जी, आशीष कुमार जी, सबको गुड इवनिंग, कुंदन भाई, सब लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग का नाम मैं लिया हूं, सब लोग सेशन को अपने अपने ग्रुप में अपने अपने 10 मित्रों के पास, कम से कम 10 मित्रों के पास सेशन शेयर कर दीजिए। देवानंद जी, विशाल सिंह, डॉली कुमारी, कुंदन कुमार सिंह, संजीव जी, अशोक कुमार वशिष्ठ, अनिश सोनी, सभी लोग को शुभकामनाएं। मानस दास, रितु कुमारी, काजल कुमारी, सबको शुभकामना, सबको आशीर्वाद। सेशन को कम से कम एक लड़का 10 लड़के को शेयर कर देगा। प्रिया कुमारी आशीर्वाद, अनिश सोनी जी आशीर्वाद आपको, मानस दास जी आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अख्तर जी आपको भी शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना। जल्दी से आप लोग एसडीएम डीएसपी बन के आइए। हमारी शुभकामना है कि जल्दी एसडीएम और डीएसपी, इससे नीचे कुछ मंजूर नहीं, कुछ भी त्याग करना पड़े। बांका बिहार की धरती से बिल्कुल बिल्कुल पूरे धरती को सलाम करता हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं मानस दास जी। बिल्कुल सबको आशीर्वाद है, सबको शुभकामनाएं। पूरे बिहार की धरती को हम लोग एक नए मुकाम पर ले जाएंगे, अधिकारी बनेंगे और बिहार की सेवा करके बिहार को सींच कर देश में नंबर 1 पोजीशन इसको लाएंगे। तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, कम से कम एक लोग 10-15 लोगों को शेयर करें और उसके बाद हम लोग सेशन को शेयर करते हैं। चलिए तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं यहीं के साथ। भारत और अमेरिका के बीच 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास, जिसका नाम युद्धाभ्यास दिया गया है। क्वेश्चन आता है युद्धाभ्यास नाम से किस देश के बीच सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो आंसर होगा इसका, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास नाम से सैन्य अभ्यास किया जाता है। सभी को जय हिंद, सभी को शुभकामनाएं। पीके स्कील जी, अनिल कुमार पासवान जी, सबको शुभकामना। सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, अधिकतम लोगों तक सेशन पहुंचा दीजिए, हर एक ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए तो भारत और अमेरिका के बीच 15 दिवसीय 15 दिन का लगातार एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है युद्धाभ्यास। किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। याद कर लीजिए, 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच अभ्यास हुआ है। कहा हुआ है भाई? तो संयुक्त देश एल्मेंडोर्फ, रिचर्डसन, अलास्का। यह अभ्यास भारत में नहीं हुआ है बल्कि अलास्का, अमेरिका के अलास्का में हुआ है। अमेरिका का जो 50वां राज्य है वो कौन है? अलास्का है। अमेरिका का 50वां राज्य अलास्का है। अलास्का पहले रूस के कब्जे में था, लेकिन बाद में अमेरिका ने रूस को पैसे देकर अलास्का का पूरा राज्य खरीद लिया। तो अमेरिका का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी भाग है, उसी का नाम है अलास्का। यही युद्धाभ्यास हुआ है भारत अमेरिकी सेना के बीच। इसको आप लोग कहा हुआ है, इस जगह का नाम नोट करना अनिवार्य है, इसको नोट कर लीजिएगा। कब से कब तक हुआ? 15 से 29 अक्टूबर के बीच हुआ। युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के सेना के बीच होता है युद्धाभ्यास। इसको आप नोट कर सामने में देखिए, चित्र मैंने दे दिया है। ये पूरा अलास्का का सीन है जहां ये युद्धाभ्यास हुआ है। आगे आइए, अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग आज के सेशन का। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका उत्तर प्रदेश के हुनर हाट में स्थापित की गई है। आप जानते हैं कि हुनर हाट का आयोजन मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों और शेड्यूल ट्राइब के लोगों द्वारा जो विकसित किया जाता है सामान, उसको लोकल लेवल पर उसको प्रचार मिले, उसकी बिक्री हो, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को अर्निंग हो सके। उसके लिए हुनर हाट का आयोजन रामपुर में किया गया था। उत्तर प्रदेश के एक जगह है रामपुर, उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा क्षेत्र है। रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया गया था। उसी हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका भी क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों को सदियों पुराने कौशल की
भारत की गौरवशाली विरासत की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट पर विश्वकर्मा वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस तरह का पहला विश्वकर्मा वाटिका 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक रामपुर उत्तर प्रदेश के हुनर हाट में स्थापित किया गया है। यह नाम हिंदू देवता विश्वकर्मा के नाम पर दिया गया है। देखिए, भगवान विश्वकर्मा का चित्र भी दे दिया। और विश्वकर्मा वाटिका, इसमें मुख्यतः जो प्राचीन परंपरा में जो हम सामान बनाते थे, परंपरागत रूप से प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो भी हमारी हुनर थी, जो हमारी हुनर थी, किसी की कॉपी नहीं थी, उसको प्रचारित करने के लिए, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि आम लोगों को, इसका दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि भारत के प्राचीन जो परंपराएं हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हुनर है, उसको दुनिया जाने। और दूसरा, जो लोकल लोग हैं जो इस कला को जानते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट को बनाने की कला जिनको आता है, उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए हुनर हाट जो रामपुर में हुआ आयोजित, उसमें विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई। सामने एक चित्र दिया हुआ है, देख लीजिए आप। आगे आते हैं, अगला करंट अफेयर है। अक्टूबर 2021 में दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम गुलाब दिया गया है। अक्टूबर 2021 में एक साइक्लोन आया था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर एक साइक्लोन आया था जिसका नाम गुलाब दिया गया है। इस गुलाब जो नाम दिया गया, वो नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से नाम सुझाया गया गुलाब। ये गुलाब नाम दिया गया साइक्लोन का, जो कहाँ आया है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट को। आप जानते हैं कि उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, और गोलकुंडा के तट को आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। देखिए, सामने दिया गया चित्र, ये आंध्र प्रदेश का मैप सामने मैं दिखा दिया हूँ। आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे गोलकुंडा तट कहते हैं, और उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। यानी उत्तरी सरकार और गोलकुंडा तट, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर जो तूफान आया, जो साइक्लोन आया अक्टूबर में, उसका नाम गुलाब दिया। ये गुलाब का किसने दिया है नाम? पाकिस्तान के द्वारा ये नाम सुझाया गया है। क्लियर? जो साइक्लोन आता है उसकी एक क्रम होता है, और क्रम के अनुसार उसके नाम दिए जाते हैं। तो अलग अलग देश के द्वारा इस नाम को सुझाया जाता है, बाद में इसको फिक्स किया जाता है किस चक्रवात को, कब आने वाले चक्रवात को हम क्या नाम देंगे। तो गुलाब चक्रवात कहाँ है, ये पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर, और नाम को क्या दिया गया? गुलाब। किसने नाम दिया? पाकिस्तान ने। आगे आते हैं, 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने 4 दशक पुराने, आज से 4 दशक यानी कि 40 साल पहले बनाया गया था आयुध निर्मात्री बोर्ड। यानी आप कह सकते हैं कि 1980 के दशक में, 1980s में आयुध निर्मात्री बोर्ड का निर्माण किया गया था, ताकि भारत में जो भी आर्टिलरी बनता है, भारत में आर्टिलरी बनने का मतलब भारत में जो गोला बारूद हथियार बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है? आयुध निर्मात्री फैक्ट्री बनाती है। उन सभी फैक्ट्रियों का संचालन कौन करता है? आयुध निर्मात्री बोर्ड करता है। तो 4 दशक पहले इसकी स्थापना की गई थी। सरकार ने इसे हाल ही में भंग कर दिया है। कब? 1 अक्टूबर 2021 को सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड को खत्म कर दिया? तो आयुध निर्मात्री बोर्ड को खत्म कर दिया। क्लियर है? आगे आते हैं, अमेजन इंडिया ने हाल ही में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। अमेजन एक कंपनी, आप जानते होंगे, अमेजन एक रिटेल कंपनी है। अमेजन क्या है? एक इंटरनेशनल रिटेल कंपनी है। उसके द्वारा जो अमेजन इंडिया है, उसके द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर इस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है अमेजन इंडिया के द्वारा। आप लोग सेशन के साथ लगातार जुड़ जाए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दें, क्योंकि इससे बेहतर कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल अख्तर जी, मैं बिहार स्पेशल भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आऊंगा। बिहार स्पेशल करीब 100 क्वेश्चन का 4-5 सीरीज मैं करा दूंगा आप लोगों को। 100 क्वेश्चन का सीरीज। सेशन के साथ जुड़े रहो, हर कुछ मिलेगा यहाँ, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से एक चीज मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, और आपको सब कुछ मिलेगा। बस सेशन के साथ जुड़े रहो, सेशन के साथ प्यार बनाए रखो, सेशन को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक बटन दबा दो। बहुत जल्द हम 500 क्वेश्चन की सीरीज, 100 क्वेश्चन की या फिर 50 क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आऊंगा बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल की
कुछ नहीं छूटने देंगे। बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, हर चीज होगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और सेशन को अधिकतम शेयर कर दो। सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल को हम लोग क्रांति लाने वाले हैं। 30 अप्रैल को हम लोग क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं, और क्रांति मेरे द्वारा नहीं होगा, वो क्रांति आप करोगे, आप करोगे, क्योंकि जो कुछ करता है वो छात्र करता है। मैं सिर्फ मार्गदर्शन दूंगा, आपकी जो जरूरतें होंगी उसको मैं पूरा करूंगा, आपके काम को आसान करूंगा। बस आपका काम होगा करना। हम काम आसान ही बना सकते हैं, आपका काम हम कर नहीं सकते। तो सब कुछ आएगा, बस आप लगातार शेयर करते रहिए सेशन को। मैं जो कुछ भी करंट करा रहा हूं वो सब बीपीएससी, सीडीपीओ और 67 को लेकर स्पेशल करंट अफेयर में करा रहा हूं। तो अमेजन इंडिया द्वारा वैश्विक कंप्यूटर, वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर नाम से, अमेजन इंडिया द्वारा। आगे आते हैं, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक। देखो, इंडेक्स से एक सवाल हमेशा रहता है, इंडेक्स से किस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है, उसमें इंडिया का क्या रैंक है, इससे एक प्रश्न रहता ही है। इससे एक प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा हर बार, हर जगह। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक के 113 देशों की सूची में भारत को 71वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन आ जाए कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो 71। टोटल कितने देश की रैंक जारी की गई, 113। भारत को कौन सा रैंक मिला, 71। एकदम याद कर लीजिएगा, भारत ने 113 देशों की सूची में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71 स्थान हासिल किया। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को कौन जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कौन जारी करता है, तो लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट द्वारा ये डिजाइन और निर्मित किया जाता है। ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है कौन करता है भैया, इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट, संस्था का नाम है इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट। ये संस्था लंदन की है, लंदन की संस्था इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, और यह कर्टोवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसको प्रायोजित कौन करता है, तैयार करता है इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट, लेकिन इसको प्रायोजित कौन करता है, कार्टोवा एग्री साइंस। तो कार्टोवा एग्री साइंस भी याद रखिए, इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट भी याद रखिए, दोनों के द्वारा मिलकर ये सूची जारी की जाती है। भारत का इस बार रैंक 71 है, देखिए सामने फोटो मैंने दे दिया है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का 71 रैंक है। इंडिया 71st रैंक ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 ऑफ 113 नेशन। कितने नेशन में भारत का 71वां स्थान है। देखिए, मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं, जो मैं बताता हूं उसको बार बार आपके सामने रिपीट करता हूं। क्यों रिपीट करता हूं, मैं चाहता हूं कि यही चैनल पर ही तुरंत आपको चीजें याद हो जाए, कहीं आपको जाने की जरूरत ना पड़े, रिवाइज ना करना पड़े। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल रंजीत कुमार सिंह सर हैं, आईएएस हैं, उनके चैनल है टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ जाइए। मिशन 50 आईएएस का चैनल है, उससे जुड़ जाइए, और मिशन आईएएस का चैनल है, उससे भी जुड़ जाइए। मैं कहूंगा कि आप तीनों से जुड़ जाओ। इसका लाभ क्या मिलेगा, जो हम मटेरियल शेयर करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा एक्स्ट्रा वो आपको जल्दी मिलेगा। हम लोग यूट्यूब पे जो डिस्कशन करते हैं वो भी मैटर, ये जो मैं करा रहा हूँ सब भिजवा दिया हूँ कल। अब आज का मैटर भी जो है आपको चला जाएगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। और मैं फिर से कह रहा हूं कि फोकस करो, किस पर फोकस करो, मॉडर्न हिस्ट्री 1800 से लेकर 1947, 1800 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है, इसमें मैं बार बार कहता हूं गवर्नर जनरल उनका सारा कार्य प्लस गवर्नर जनरल उनका सारा कार्य प्लस कांग्रेस का जो भी सेशन हुआ है उसको कर लो। इसके बाद नागरिक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक कर लो। क्रांतिकारी आंदोलन, चापेकर बंधु के द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या से लेकर कहां तक 1946 के नौ सैनिक विद्रोह तक कर लो। जितने भी मैगजीन्स है, बुक्स है आजादी के दौरान वो कर लो। और कांग्रेस से पहले जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, जैसे इंडियन एसोसिएशन, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, जो भी बना है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, कब बना और किसने स्थापित की और कहां स्थापित की, उसको कर लो। मैं लिख इसके बाद धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन,
मैं जो बोला हूं ये टॉपिक हिस्ट्री में कर लो, 90% सवाल यही से आएगा। उसके बाद साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जहां से भी करना चाहते हो। केबीसी नैनो की सर की किताब आती है, वहां से भी कर सकते हो। इसके अलावा बिहार स्पेशल को फोकस करो। करंट तो मैं करा ही रहा हूं, करंट हमारी जिम्मेवारी, मैं करा दूंगा। बाकी बिहार स्पेशल कर लो, उसके लिए भी मैं 500-600 सवाल यहाँ आकर डिस्कस करूंगा। तो सेशन के साथ जुड़े रहो, लगातार सेशन को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको भाई पढ़ लिया करो, लगातार रिवीजन करो, खूब पढ़ो, खूब रिवाइज करो। दो ही मंत्र है, डबल आर। एक आर का मतलब होता है रिवीजन, और एक आर का मतलब होता है रूटीन में पढ़ना, और एक आर का मतलब होता है रेगुलर करना, यानी 3 आर। आर क्यूब याद रखना। पहले आर का मतलब रेगुलर, पढ़ो तो रेगुलर पढ़ो, रोज पढ़ो। दूसरे आर का मतलब होता है रूटीन से पढ़ो, किसी एक विषय को फोकस मत करो, एक बैलेंस बना के पढ़ो, रूटीन से पढ़ो। और तीसरे आर का मतलब होता है रिवीजन, जितना पढ़ते हो उसके लिए अलग से रिवाइज करने का भी टाइम निकालो। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, लगातार नया 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 पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप एग्जाम में कोलैप्स कर जाओगे। इसलिए भैया रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है। हर हफ्ते के सैटरडे संडे को रिवीजन के लिए रखो। हर हफ्ते के सैटरडे संडे पूरे वीक में जो पढ़ो उसको रिवाइज कर जाओ 2 से 3 बार। बस यही मंत्र है, काम करते रहो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, अभी कोविड-19 के दौर में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? मध्य प्रदेश ने की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नोट कर लेना इसको भी। आगे बढ़ते भाई, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, इलाहाबाद के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज है। इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल के योगी जी कर दिया है प्रयागराज। तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के बगल में ही कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। आपने सुना होगा इलाहाबाद से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का जिला है उसका नाम है कौशाम्बी। और कौशाम्बी महाजनपद काल में वत्स राज्य की राजधानी हुआ करता था। वत्स राज्य, प्राचीन काल में आपने सुना होगा 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनमें एक महाजनपद था वत्स, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स का एक महान राजा हुआ करता था उदयन। उदयन उदयन वत्स राज्य के एक महान राजा था, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से गृह मंत्री अमित शाह, वर्तमान में वो सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह या गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन आ जाए, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की है? कौशाम्बी से की है। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा? मोदी वैन, जिसको मोबाइल मेडिकल वैन भी कहा जाता है, देखो सामने दे दिया है। एक गाड़ी होगी जिसमें सारे मेडिकल फैसिलिटीज होंगे, घर घर घूमेगी, जगह जगह घूमेगा, और घूम घूम कर लोगों का इलाज करेगा, लोगों की समस्याओं का निदान करेगा। इस जो मोदी वैन यानी मोबाइल मेडिकल वैन जो चलाया गया है, उस कार्यक्रम का नाम दिया गया सेवा ही संगठन। कौशाम्बी से, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जो इलाहाबाद के बगल में है, पहले वत्स राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वत्स महाजनपद की राजधानी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुआ करता था उदयन। नोट कर लो, तो कौशाम्बी इलाहाबाद दोनों आसपास में है। मोदी वैन, मोबाइल मेडिकल वैन किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? सेवा ही संगठन। कहां से? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। आगे आते हैं, सुदूर गांव को सरकारी सेवाएं, गांव गांव में, दूर दराज के गांव में सरकारी सेवा पहुंचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत किया है राजस्थान सरकार ने। प्रशासन गांव के संग, प्रशासन गांव के संग दूर दराज के गांव में सरकारी सेवा, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्लान्स बनाए गए हैं आम लोगों के लिए, जो भी सरकारी सेवा दी गई है आम लोगों के लिए, वो एक एक गांव तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है। ये राजस्थान का मैप मैंने दे दिया है। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत का, नोट कर लो, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य कौन है भैया? गोवा। तो राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान के गांव गांव में प्रशासन, शासन, सरकारी सेवा पहुंचाने के लिए प्रशासन आपके गांव योजना की शुरुआत की है। और कल मैंने बताया था कि राजस्थान में कहा गया है कि प्रत्येक युवा को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, लेकिन उसके लिए उसको 90 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम चाहिए। कल मैंने बताया था। यदि आप चैनल पर नए हो तो पुराने जितने भी मैंने ये मेरा 12वां सेट चल रहा है, करंट अफेयर का 12वां दिन आज चल रहा है। 11
50-50 क्वेश्चन का 11 सेट हो चुका है। आप पिछला जितना भी करंट अफेयर का सेट हुआ है वीडियो को रिपीट करके आराम आराम से देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो सारा पीडीएफ वहां मौजूद मिलेगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल जो 3 बताया उससे जुड़ जाइए और पुराने वीडियोज को देख लीजिए। तो राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता तभी देंगे किसी युवा को जब वो 90 दिन का अपने अपने फील्ड में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिखलाएगा। क्लियर है? ये भी राजस्थान ने शुरू किया है। प्रशासन आपके गांव ये भी राजस्थान ने शुरू किया है। आगे आते हैं अगले करंट की ओर। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है क्या? भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। किसके सहयोग से लॉन्च किया है? इसरो के सहयोग से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से और ऊर्जा मंत्रालय, एनर्जी मिनिस्ट्री, ये दोनों के सहयोग से भू-स्थानिक यानी जियो स्टेशनरी एनर्जी मैप जारी किया है। कौन? नीति आयोग। कब जारी किया? अक्टूबर 2021 में। देखिए सामने दिया है, नीति आयोग लॉन्च जियो, नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया भैया? जियो स्पेक्टिकल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। देखिए सामने एनर्जी मैप का मतलब कि भारत में किस क्षेत्र में किस चीज से बिजली का उत्पादन हो रहा है, भारत के हर क्षेत्र में जो ऊर्जा मिल रहा है लोगों को, ये किस चीज से मिल रहा है। तो ये मैप जारी किया किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके द्वारा क्या जारी किया गया? भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया। सामने देखो मानचित्र बनाया हुआ है, इसमें एनर्जी कहां कहां से प्रोड्यूस होता है, किस क्षेत्र में, उसका एक मानचित्र बनाया है नीति आयोग ने, ताकि पता चल सके कि किस क्षेत्र में कहां से और कैसे बिजली मिल रही है। आगे आइए, आईआईटी हैदराबाद आज बहुत बड़ा एक आविष्कार किया है। आईआईटी हैदराबाद ने कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है। कॉर्निया जो होता है, आंख के अंदर कॉर्निया होता है, कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है, सफलता प्राप्त की है। इसके बाद अब कॉर्निया के प्रत्यारोपण के रूप में इस विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा। जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया कहते हैं कि आंख अगर दान में देते हैं, आप सुनते होंगे कि नेत्र दान, लोगों को आंख दान में देना। यदि व्यक्ति मर जाता है, कहते हैं जो व्यक्ति डेड हो जाता है वो व्यक्ति मर तो जाता है पर उसका आंख जो होता है वो 8 घंटे तक जीवित रहता है। कोई मरे हुए व्यक्ति का आंख, कहते हैं कि उसके अंदर जो आंख के अंदर जो मटेरियल होता है वो 8 घंटे तक जीवित रहता है। यानी कि अगर व्यक्ति चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति को रोशनी दे सकता है अपने मरने के बाद। तो आंख में जो दान किया जाता है वो क्या दान किया जाता है? क्वेश्चन आता है ये। कॉर्निया, आंख में जो चित्र बनता है, आंख में जो इमेज बनता है वो कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन आंख में जो दान करने की चीज होती है वो होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया के प्रत्यारोपण में ये काम आएगा कॉर्निया से बना हुआ हाइड्रोजेल, जिसको किसने विकसित किया है? हैदराबाद। इसको नोट कर लो, साइंस में आता है कि नेत्र दान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? कॉर्निया। अगर इमेज कहां बनता है आंख के अंदर, तो बोलना है रेटिना पर। तो इसको याद रखो तुम लोग। अभी कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है, जिससे अब कॉर्निया के प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आईआईटी हैदराबाद ने इसे विकसित किया है। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से स्वच्छ भारत शहरी मिशन पार्ट 2 की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत शहरी मिशन, अब स्वच्छ भारत मिशन को 2 भागों में बांटा गया, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन और स्वच्छ भारत शहरी मिशन। स्वच्छ भारत शहरी मिशन पार्ट 2 की शुरुआत कहां से की गई है? दिल्ली से की गई है। क्वेश्चन आएगा कि स्वच्छ भारत शहरी मिशन पार्ट 2 की शुरुआत कहां से की गई? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से की गई। नोट कर लीजिएगा। और दिल्ली में हाल ही में मैंने बताया था कि अभी वहां इलेक्ट्रॉनिक बस चलाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बस चलाया गया दिल्ली में हाल ही में, जो लुटियंस जोन में अभी तत्काल चलेगा। मैंने बताया कि दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्मॉग टावर लगाया गया है, दिल्ली के कनॉट प्लस इलाके में स्मॉग टावर लगाया गया है, ताकि जो स्मॉग है उसको, स्मॉग के कारण दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाती है। दिल्ली गैस चेंबर बन जाता है ठंडी के दिनों में। ऐसे में स्मॉग टावर लगाया गया आनंद विहार इलाके में, और दूसरा स्मॉग टावर कैनॉट प्लेस, ताकि दिल्ली में जो स्मॉग हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, ताकि दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। ये भी दिल्ली में किया गया है। और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं भाई? पहले कुलपति कौन बने हैं बताइए? तो बनिए कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी को दिल्ली में हाल ही में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उसके चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो कर्नम मल्लेश्वरी। नोट कर लेना मेरे भाई,
कर्नम मलेश्वरी को वाइस चांसलर बनाया गया है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का। और दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक बस चला है। दिल्ली में से ही स्वच्छ भारत शहरी मिशन की शुरुआत हुई है। और कल मैंने बताया था कि दिल्ली में छात्रों को गाइड करने के लिए, उनके कैरियर गाइडेंस के लिए भी एक योजना शुरू की गई है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। ये सब बात बता चुका हूं, आप रिवाइज करो। सिर्फ मेरे करा देने से नहीं होगा, मैं गारंटी कहता हूं कि जो करंट आएगा इस बार बीपीएससी में हमारे डिस्कशन से आएगा। गारंटी है भैया, 30 में 30 आएगा, 32 में 32 आएगा, गारंटी है। लेकिन आपको याद भी तो होना चाहिए। मैं आपको जो पीडीएफ भेजता हूं टेलीग्राम पर, वो पीडीएफ का जेरोक्स निकलवाना है, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाना है, और फिर उससे फिर क्या करना है, पेन से रगड़ रगड़ के रिवीजन करके पढ़ाई करना है, तभी होगा सिलेक्शन। तो जो लगातार जुड़े रहो और सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन को अधिकतम चैनल पे शेयर कर दो, लगातार शेयर कर दो, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दो। और सेशन पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा दो और एक लाइक दबा दो भाई। लाइक बटन, सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक बटन प्रेस कर दो, लाइक बटन बगल में है उसे जल्दी से प्रेस कर दो और लगातार लोगों को जोड़ो। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट, गांधी जयंती के अवसर पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण लेह में हुआ है। आप जानते हैं ना, हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ और उस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। अब जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, एक जम्मू कश्मीर जो विधानसभा वाला होगा और एक लद्दाख जो बिना विधानसभा वाला होगा। लद्दाख की राजधानी कहां बनाई गई? लेह। लेकिन जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी पहले भी थी, अभी भी है। जम्मू कश्मीर के शीतकालीन राजधानी जम्मू को बनाया जाता था और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर का समर कैपिटल, गर्मी का राजधानी श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर का ठंडी का राजधानी जम्मू होता है। नोट कर लीजिएगा आप, जम्मू तवी नदी के किनारे है और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और जम्मू तवी नदी के किनारे, और ये दोनों राजधानी है जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा होगा लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा। तो लेह में दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, इंडिया का जो तिरंगा है उसको, जो सबसे बड़ा दुनिया में जितने भी राष्ट्र ध्वज हैं उन सभी में सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज बनाया गया है खादी कपड़े से। ये कहां किया गया? लेह में। इसका अनावरण कहां किया गया? लेह में। लद्दाख की राजधानी है लेह। देखिए सामने में ये पूरा मैप दिया गया है लेह, लद्दाख और कश्मीर का। नोट कर लीजिए, यही सियाचिन है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ जो आप देख रहे हो ये सियाचिन है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये सियाचिन है। नोट कर लीजिएगा मैप में, ये कश्मीर का इलाका है और ये लद्दाख का इलाका है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, अगले करंट अफेयर को देखते हैं। सबसे पूछा गया कि सबसे बड़ा खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? लेह में। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2, श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख की राजधानी लेह। चलिए आगे आते हैं। पंजाब सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है। क्यों शुरू किया भैया? क्योंकि पंजाब में जो राजस्व विलेज है, जो गांव का सीमा है, राजस्व विलेज है, उसकी एक बाउंड्री बनाई गई जिसको लाल घेरे के नाम से जानते हैं। उस लाल घेरा के अंदर जो भी लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको मालिकाना हक दिया जाएगा उस जमीन पर। मेरा घर मेरे नाम से एक योजना शुरू की गई है। किसने शुरू किया? पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इन्होंने शुरू किया है मेरा घर मेरे नाम योजना। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शहरों और गांवों के लाल डोरे के भीतर, लाल डोरा एक्चुअली क्या होता था ना, कि जो राजस्व गांव होते थे, जहां तक सरकार की भूमि होती थी, सरकार के राजस्व की भूमि होती थी, उसको एक घेरा बनाया जाता था। उस घेरे को लाल घेरा के नाम से जानते थे। तो मेरा घर मेरी योजना का ऐलान करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस योजना के तहत शहरों और गांवों के लाल डोरे के भीतर रहने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिए जाएंगे। इस संबंध में समूची प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। सभी को मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर आपको मालिकाना हक नहीं है, ऐसा गांव, ऐसा जमीन जो लाल डोरे के अंदर आता है, वहां रहने वाले लोग को यदि मालिकाना हक नहीं है तो उन्हें मालिकाना हक दिलाया जाएगा। देखिए सामने में दिया है। अब शहर के लाल लकीर के मकान मालिक बनेंगे मकान के असली हकदार। पहले लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोग तो सरकारी जमीन, जो जिसको हम लोग हमारे बिहार में कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, गरमजरुआ जमीन जिसको बोलते हैं, माली गरमजरुआ और ये सब बोलते हैं ना हम लोग। ये जो सरकारी जमीन थी उस पर लोग रहते तो थे पर उनकी मालिकाना हक नहीं थी। 2 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करके वहां लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इस योजना का नाम दिया गया मेरे घर मेरे नाम। चरणजीत सिंह चन्नी
वर्तमान में पंजाब के सीएम है कांग्रेस के, और अगला उम्मीदवार भी कांग्रेस ने अगला सीएम उम्मीदवार भी किसको घोषित किया है? चरणजीत सिंह चन्नी को घोषित किया है। आगे आते हैं, भारत को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो जल्दी से। भारत को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद एंड ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बनाया गया है 2022-24 के लिए। 2022 से लेकर 24 तक भारत अब क्या रहेगा? मानवाधिकार परिषद का मेंबर रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। आगे आते हैं, हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को बनाया गया। देखो सामने नीमाबेन आचार्य का पिक है। इन्हें गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली महिला स्पीकर डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को बनाया गया है। ये बीजेपी के नेता भी हैं और इन्हें हाल ही में गुजरात विधानसभा के स्पीकर बनाया गया है। जो पहली स्पीकर है गुजरात विधानसभा के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। आगे आते हैं, असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा, असम में एक समुदाय है, असम में एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है दिमासा। जैसे सुनते होंगे झारखंड में मुंडा है, संथाली है, ये सब जनजाति का नाम है, वैसे ही असम में एक जनजाति है दिमासा जनजाति। वो चावल से शराब बनाता है। वो जनजाति क्या बनाता है जी? चावल से शराब। उस शराब को जुड़ीमा के नाम से जानते हैं। उस शराब को दिमासा जनजाति के द्वारा, दिमासा समुदाय के द्वारा जो शराब बनाया जाता है, उस शराब को जुड़ीमा के नाम से जानते हैं। उस शराब को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मैं बोला था आपको, जीआई टैग जब भी किसी को दिया जाता है तो 10 साल के लिए दिया जाता है। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। 10 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता है। अभी दिमासा समुदाय द्वारा चावल से बनाया जाने वाला शराब, जिसको जुड़ीमा कहते थे, उसको जीआई टैग मिला है। दिमासा समुदाय कहाँ रहता है? असम में। देखिए सामने दिमासा समुदाय का मैंने पिक दे दिया है। इस समुदाय के द्वारा जो शराब बनता है चावल से, उसका नाम है जुड़ीमा। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अभी जीआई टैग मिला है। आगे आते हैं, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में विजय संस्कृति महोत्सव। क्वेश्चन आएगा कि इस बार विजय संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कलकत्ता में। किस लिए मनाया जाता है विजय संस्कृति? विजय मतलब विजय, जीत। विजय का मतलब जीत, जीत यानी जीत को लेकर। किसकी जीत को लेकर? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हासिल हुई थी। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हटके बांग्लादेश एक नया देश बना। 1971 में पाकिस्तान के 90,000 सैनिक को भारतीय सेना ने बंदी बना लिया था। आपको याद होगा उस समय बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ था। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद हम 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़े थे। 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिए थे जी। सोच लीजिए, उस खुशी में हर साल मनाया जाता है विजय संस्कृति महोत्सव। अभी स्वर्ण जयंती, इसके 50 साल पूरे होने के अवसर पर विजय संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। विजय संस्कृति महोत्सव कोलकाता में। क्या हो गया? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो गए, जिसके हम लोग स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। क्लियर है? ये सामने मैंने पिक दे दिया है। 1971 के युद्ध के बाद 26 से 29 सितंबर तक विजय संस्कृति महोत्सव मनाया गया। उसका पिक सामने मैंने चित्र दिया हुआ है, आप देख लीजिए। आगे ये सब प्रिंट आउट मिलेगा, टेंशन मत लो, रिवीजन करने के लिए पूरा मिल जाएगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी में एक प्रश्न छूटने न दे। और मेरा दावा है कि भारत में, उत्तर भारत में जितने भी पेपर हो रहे हैं, खासकर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, जो भी परीक्षा देंगे, मैं लिख के देता हूं करंट यहीं से आएगा। लेकिन बीपीएससी में एक भी करंट छूटेगा नहीं, इसका भी हमें दावा करते हैं। लेकिन लगातार सेशन से जुड़े रहो। बहुत जल्द मैं शुरू कर सकता हूं बिहार स्पेशल भी। तो लगातार सेशन को शेयर करते रहो, सेशन के साथ जुड़े रहो। और सेशन को अधिकतम, कम से कम 1 लड़का 10 लड़के को शेयर करेगा। और अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक बटन दबा दो, बगल में लाइक बटन है उसको जरूर दबा दो। और सेशन पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुमूल्य सेशन इस चैनल पर सिर्फ हम पढ़ाते नहीं है, बल्कि जो टॉपर्स हैं वो भी आकर आपको गाइड करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा मौका
बहुत कम मिलता है लोगों को, जब आपको टॉपर स्वयं आके आपसे बात करते हैं, आपको गाइड करते हैं। ये चैनल आपको प्रोवाइड करवाता है। तो लगातार सेशन से जुड़े रहो, लोगों को जोड़ते रहो। अगला आते हैं उत्तराखंड राज्य, जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को पहले पालटेम का उद्घाटन किया गया है। पालटेम एक वन जैसा, एक गार्डन जैसा इलाका होता है। ये उत्तराखंड राज्य के वन विभाग द्वारा पालटेम का उद्घाटन किया गया। ये पालटेम कहां उद्घाटित किया गया? नैनीताल में। ये पालटेम नैनीताल की जगह है हल्द्वानी में आयोजित किया गया, स्थापित किया गया। इसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल है। ये देखो सामने उसका एक बाग लगाया गया है, एक गार्डन बनाया गया है, जिसमें 110 प्रजाति के ताड़ का वृक्ष लगाया गया है। उसके अंदर उस वृक्ष को जो लगाया गया है, उस गार्डन को पालटेम कहा जाता है। ये पहला पालटेम है जो उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में लगाया गया है। नैनीताल आप जानते हैं, नैनीताल को झीलों का शहर भी कहते हैं, और नैनीताल के पास ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम अब कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के, मैंने कल पढ़ाया था, इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी नैनीताल के पास है। और हल्द्वानी के पास एक गार्डन बनाया गया, तार का गार्डन, जिसको पालटेम के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, क्या भैया ये डिजिटल मिशन क्यों शुरू किया गया है? ताकि प्रत्येक व्यक्ति का बायोडाटा सेव करके रखा जा सके। अगर कोई व्यक्ति इलाज कराता है आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो उसकी पूरी बायोडाटा, आज से 3 साल पहले वो किस बीमारी का इलाज कराया, अब वो किस बीमारी का इलाज करा रहा है, पूरा बायोडाटा उसके अंदर होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। और उसका फायदा क्या होगा? एक व्यक्ति के अंदर क्या बीमारी चेंज हो रहा है, किस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर बीमारी में बदलाव आ रहा है, किस प्रकार एक व्यक्ति के सिचुएशंस में बदलाव आ रहे हैं, उस हिस्ट्री को वहां रखा जाएगा, ताकि हम व्यक्ति के बीमारी के बारे में अध्ययन कर सके, ताकि जान सके कि किस तरीके से इनके अंदर जो चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है। तो भैया इस योजना के माध्यम से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जैसे अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि भैया ये पहली बार हुआ है या पहले भी इस तरह का आपको महसूस हुआ था? तो आप बोलते नहीं सर पहली बार हुआ है, या फिर पहले भी कुछ महसूस हुआ, तो बताते हैं कि हाँ सर 1 साल पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो आप जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपकी पूरी डिजीज का जो बायोडाटा उसके अंदर फिट होगा। अगली बार जब जाएंगे तो डॉक्टर आपका नाम डालेगा, पूरा बायोडाटा आपका आ जाएगा। उससे क्या होगा? 2 फायदा, एक तो डॉक्टर का समय बचेगा, और दूसरा डॉक्टर सही तरीके से आपके बॉडी के ऊपर रिसर्च करके आपको सही दवाई देगा, आप ठीक हो जाएंगे। इस बात को लेकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, वायुसेना का अगला अध्यक्ष एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। ये देखिए सामने विवेक राम चौधरी का पिक है। अगले वायुसेना अध्यक्ष कौन है भैया? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए वायुसेना एयर चीफ मार्शल, वायुसेना अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल किसको बनाया गया है? विवेक राम चौधरी को। सामने इनका पिक है, देख लीजिए। आगे आते हैं, 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। 24 से 28 सितंबर के बीच पहला, फर्स्ट जितना भी लगा है सब इंपॉर्टेंट है, पहला हिमालय फिल्म महोत्सव लेह लद्दाख यानी लेह में आयोजित किया गया है। सामने मैंने पिक दे दिया है। पहली बार हिमालय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है कहां? लेह में शुरू की गई है, नोट कर लीजिए, जो लद्दाख की राजधानी है। आगे आइए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है। हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचाई पर जो जिला स्थित है उसका नाम है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला है। और भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन है? लाहौल स्पीति। पूरे इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां मिलता है? लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। उस जिले में गांव है काजा गांव, वहां दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अभी चल रहा है ना, सरकार ध्यान दे रही कि सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपनाएं। कल मैंने बताया था उड़ीसा सरकार ने भी अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदिएगा तो सारे टैक्स आपको सरकार माफ कर देगी, साथ ही साथ आपको जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगता था वो भी सरकार माफ कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर कल उड़ीसा सरकार का निर्णय बताया था, मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। एक फेम योजना के बारे में भी बताया था आप लोगों को, ये भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए शुरू किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां बनाया गया है? तो काजा गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। और लाहौल स्पीति जिला में पूरे भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला लाहौल स्पीति है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? लाहौल स्पीति है। वहां के काजा गांव में सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया, नोट कर लेना मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, नोट कर लीजिएगा। और शिमला में एक जगह है कुफरी, शिमला में एक जगह है कुफरी, जहां सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का है, कुफरी में है। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है चंबा, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड, छोटा स्विट्जरलैंड कहते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा को। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा देश का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन नागालैंड में किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड में 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। इससे पहले 60 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जा चुके हैं अलग अलग जगहों पर। इस बार नागालैंड में बनाया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो नंबरिंग करना है 61वां है। ये क्लियर है। आगे आते हैं। भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया है। भारत सरकार के जो शहरी आवास एवं शहरी मंत्रालय है, उसके द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो उत्पाद बनाया जाता है, शहरी जो माने जो टाउन का जो इलाका है, सिटी का जो इलाका है, उसका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके द्वारा जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, उनको बाजार में बेचने के लिए, उनको विपणन करने के लिए जो ब्रांड का लोगो बनाया गया है, वो सोन चिरैया को बनाया। देखो ये सोन चिरैया, एक पिक दे दिया मैंने, एक पक्षी है सोन चिरैया, जिसको ब्रांड के रूप में, ब्रांड लोगो के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसा उत्पाद जो स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया जाएगा। इस उत्पाद के लिए, इस उत्पाद के प्रचार के लिए उनके पैकेट के ऊपर सोन चिरैया का लोगो लगा रहेगा। नोट कर लीजिए। इससे पता चलेगा कि इस अगर किसी पैकेट पर सोन चिरैया का लोगो लगा है तो आप समझ लीजिए कि वो शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा विकसित उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान के सोजत मेहंदी, एक मेहंदी स्पेशल होता है राजस्थान में, स्पेशली एक मेहंदी होता है। मेहंदी आप जानते हैं, हाथ पर अगर हम रंगीन डिजाइन जो बनाते हैं, मेहंदी एक पत्ता होता है जिसको पीस कर हाथ में लगाते हैं, जिससे हाथ लाल रंग का हो जाता है, इसी को मेहंदी कहते हैं। अब मेहंदी का ज्यादा प्रचलन आप देखेंगे तो राजस्थान में ज्यादा है। राजस्थान पंजाब के क्षेत्र में वैसे तो मेहंदी तो हर जगह है, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर हर शादी विवाह के अवसर पर महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, या सावन के महीने में महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, पुरुष भी लगाते हैं मेहंदी। लेकिन मेहंदी का प्रचलन अगर आप देखोगे तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में हमारे यहाँ शादी के अवसर पर हो सकता है मेहंदी लोग न लगाए, मेहंदी का रस्म न हो, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में आप पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, यहाँ स्पेशल एक मेहंदी की रस्म ही होती है। तो वहां मेहंदी का उत्पादन होता है। एक स्पेशल है सोजत मेहंदी, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब बताया हूँ जीआई टैग जब मिलता है तो कितने सालों के लिए मिलता है? 10 साल के लिए। उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। देखिए सामने सोजत मेहंदी का मैंने चित्र बना दिया है, देख लीजिए आप, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार से एक न्यूज है, आप लोग कहते हैं बिहार स्पेशल भी थोड़ा करा दीजिए। तो देखो बिहार में पहले जो बिहार का पानी था, वाटर था, वो उसमें आर्सेनिक पाया गया था, आर्सेनिक। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बताया है कि बिहार का जो भोजन है, खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, वहां भी आर्सेनिक मिल रहा है। यानी जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें भी आर्सेनिक है। और आर्सेनिक करता क्या है भैया? तो लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर को जन्म देता है, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर को जन्म देता है, स्किन कैंसर, फेफड़ा का कैंसर, ये सब आर्सेनिक से होता है। पहले यहाँ के पानी में आर्सेनिक मिला और अब जो है यहाँ के फूड चेन में भी आर्सेनिक मिला है, जो कि बहुत बड़ा संकट को निर्देशित करता है। ये ठीक नहीं है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय और खाद्य जो मंत्रालय है उसको इस पर काम अवश्य करना चाहिए। आगे आइए। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा आई रास्ते प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। आई रास्ते देखिए सामने दिया, RAST प्रोजेक्ट आई रास्ते, इसकी शुरुआत की गई सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। खासकर सुरक्षित परिवहन, जो सुरक्षित परिवहन है, एक्सीडेंट फ्री, मतलब कि कोई भी परिवहन हो, परिवहन के दौरान किसी प्रकार का एक्सीडेंट न हो, वो बहुत सुरक्षित हो, शांत हो, इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने क्या किया है? आई रास्ते प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। किस लिए भाई? ताकि सुरक्षित, संरक्षित और शांत वातावरण में आपकी क्या हो? यात्रा हो। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया कि आई रास्ते कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो सड़क परिवहन मंत्री शुरू किया। किस लिए शुरू किया? तो सुरक्षित यात्रा के लिए शुरू किया गया है। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में प्रारंभ किया गया है।
भारत में पहली बार कार्बन को कैप्चर करने वाला प्लांट लगाया गया है। कहां लगाया गया? जमशेदपुर में। जमशेदपुर यानी टाटा में लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? टाटा स्टील के द्वारा। भारत का पहला पूछा जाएगा कि कार्बन कैप्चर प्लांट कहां लगाया गया? तो जमशेदपुर में। कौन लगाया? तो टाटा स्टील ने लगाया। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट है। सामने देखिए टाटा स्टील का मैंने चित्र दे दिया है आपको। टाटा स्टील के द्वारा इसे शुरू किया गया है, इस प्लांट को। शिक्षा में भाषा की बाधा दूर हो, शिक्षा में भाषा की प्रॉब्लम दूर हो। अंग्रेजी की वजह से हम चीजें समझ नहीं पाते, अन्य भाषा में अगर किताब लिखी है तो हम समझ नहीं पाते, तो उसके लिए शिक्षा में भाषा के, लैंग्वेज के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट उड़ान, क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे। इसका उद्देश्य है कि भाषा, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था, मान लो कोई किताब तमिल में लिखा है, आपको पढ़ने का मन है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे। आगे आते हैं, भारत में पहली बार नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नालंदा महाविहार में किया गया। इससे पहले वर्ल्ड बौद्ध समिट कभी भारत में नहीं हुआ है। बौद्ध समिट कभी भारत में नहीं हुआ, पहली बार इंडिया में बौद्ध समिट हुआ है नवंबर 2021 में। वो कहा हुआ है? नालंदा महाविहार। नालंदा एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, बिहार शरीफ राजगीर, उसके पास एक जगह पड़ता है नालंदा महाविहार। आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब भारत का पहला विश्वविद्यालय पूछे तो आंसर होगा क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था, ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर का प्रचार प्रसार रुक जाए और इस्लामीकरण भारत का आसानी से हो सके। इसके लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और तीसरा कौन सा है भैया? तीसरा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इन तीनों में आग लगा दिया था बख्तियार खिलजी ने। तो नालंदा महाविहार जो है वहां पहला विश्व वैश्विक बौद्ध सम्मेलन किया गया है। नोट कर लीजिए। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ISRO, स्थापना कब हुआ था इसरो का? 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो से पहली बार कोई निजी कंपनी जुड़ी है, उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। सामने दिया है स्काई रूट एरोस्पेस जो जुड़ा है किसके साथ? इसरो के साथ। उसका चित्र मैंने दे दिया है। तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, पहला प्राइवेट कंपनी बन गया है जो इसरो के साथ जुड़ गई है। अब इसका काम क्या होगा? जैसे आप सुनते होंगे स्पेस एक्स, अमेरिका में एक कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, वो क्या करता है? अपने तरफ से क्या करता है? स्पेस शटल विकसित करता है, अपने तरफ से सैटेलाइट डेवलप करता है। वैसे ही अब इसरो भी क्या कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जोड़कर सैटेलाइट डेवलपमेंट से लेके स्पेस शटल डेवलपमेंट से लेके हर जगह पे काम करने के लिए अब निजी क्षेत्र को भी जोड़ रही है। तो उस क्रम में इसरो से जुड़ने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? स्काई रूट एरोस्पेस। आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आगे आइए, इन्फोसिस ने, इन्फोसिस एक IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस। इसने हाल ही में डिजिटल स्क्रीन प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड को लॉन्च किया है। डिजिटल स्क्रीन प्रोग्राम है, उसका नाम है स्प्रिंग बोर्ड। इसको कौन लॉन्च किया? इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। इन्फोसिस भारत की एक IT सेक्टर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी है। इन्फोसिस की स्थापना NR नारायण मूर्ति ने की थी। इन्फोसिस ने क्या विकसित किया? डिजिटल स्क्रीन प्रोग्राम, उसका नाम दिया है स्प्रिंग बोर्ड। इसको किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने लॉन्च किया। नोट कर लीजिए, स्प्रिंग बोर्ड किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, वहां एक धान, स्पेशल धान उगाया जाता है, उसका नाम है चिन्नौर प्रजाति, चिन्नौर धान। देखिए सामने दिया है, ये चिन्नौर धान का चित्र मैंने दे दिया है। ये धान स्पेशली मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उगाया जाता है। इसको हाल ही में GI टैग मिला है। आज GI टैग से भी बहुत सारे प्रश्न मैंने लिया है, क्योंकि GI टैग भारत का कौन सा इंडेक्स में कौन सा रैंक है, इससे हमेशा प्रश्न बनता है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होता है। पूछा जाए चिन्नौर धान कहां पैदा होता है, तो पैदा होता है
बालाघाट में। बालाघाट कहाँ का जिला है? मध्य प्रदेश का। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जीआई टैग जो मिलता है वो 10 साल के लिए मिलता है और उसके बाद उसे रिन्यू कराना पड़ता है। आगे आइए, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, करंट नोट कर लो और सेशन को शेयर कर लो। साइबर सिक्योरिटी पावर सेक्टर में, पावर सेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, पावर सेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पहली बार क्या लॉन्च किया गया भाई? साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला। पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पहली बार साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जो साइबर सिक्योरिटी लागू किया है पावर सेक्टर में। आगे आते हैं, डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में भारत के तमिलनाडु के कोलम तट और ईडन तट को, पांडिचेरी को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। मोदी जी जब से आए हैं, मैं बता दूं, कुछ काम हुआ है ना हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बेहतरीन काम हुआ है, ये बात आप मान लीजिए। अभी तक भारत के 8 तटों को ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। अभी तक भारत में 8 अलग अलग तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला हुआ है। अभी 2 और को मिल गया तो कितने हो गए? कुल 10। इसको जरूर नोट कर लो। भारत में अब कितने हो गए, कितने तट हो गए जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है? तो टोटल 10। हाल ही में किसको मिला है? तमिलनाडु के कोलम तट और पांडिचेरी में तट है ईडन तट। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है ईडन तट कहां है, ईडन कोस्ट कहां है, तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा क्योंकि करंट अफेयर में चर्चा में है, इसलिए ज्योग्राफी में डायरेक्ट पूछ सकता है ईडन तट कहां है, तो पांडिचेरी में। तो पांडिचेरी का ईडन तट और तमिलनाडु का कोलम तट, ये दोनों जो तट है इसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। इन दोनों को मिला लेंगे तो कुल भारत में 10 ऐसे तट होंगे जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। टोटल 10 हो गए। किसको किसको? तमिलनाडु के कोलम और पांडिचेरी के ईडन। ये दोनों तटों का नाम कहां है ये याद कर लो। और टोटल 8 तट को इंडिया में टोटल अब हो गए कितने? 10 तट को मिल गया ब्लू फ्लैग। कौन देता है ये भी पूछेगा। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र कौन देता है? तो डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों? डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। क्लियर है? समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने डेनमार्क की मदद से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तमिलनाडु की सरकार ने डेनमार्क की मदद से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप, एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा की है। पहली बार देश में क्या बनेगा? एनर्जी आइलैंड तमिलनाडु की सरकार बनाएगा डेनमार्क की मदद से। देखिए सामने एनर्जी आइलैंड की पिक मैंने दे दिया है। यहां पर क्या लगाया जाएगा? 2 पावर प्लांट लगाया जाएगा, एक विंड से चलने वाला, एक टाइड से चलने वाला। ज्वारीय ऊर्जा और विंड एनर्जी और टाइड एनर्जी दोनों यहां उत्पन्न किया जाएगा। उसके लिए ऊर्जा द्वीप बनाया है तमिलनाडु की सरकार ने डेनमार्क की मदद से। आगे आते हैं। भारत सरकार के सुरक्षा कैबिनेट समिति ने स्पेन के साथ एक समझौता किया है, एक हवाई जहाज, एक विमान खरीदने के लिए। भारत सरकार और स्पेन की सरकार में एक हुआ है मीटिंग और उसके तहत 56C-295 मेगावाट विमान का नाम है 56C-295 मेगावाट विमान, इसको खरीदने का समझौता हुआ है भारत और स्पेन सरकार के बीच। स्पेन की राजधानी कहां है? मैड्रिड है, नोट कर लीजिएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट आइए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में ड्रोन का उपयोग करके, ड्रोन एक विमान होता है, मानव रहित विमान को क्या बोलते हैं? ड्रोन। ऐसा विमान जिसमें इंसान शामिल न हो उस विमान को ड्रोन कहा जाता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री अभी वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिनका पिक नीचे मैंने दिया हुआ है। इन्होंने ड्रोन का उपयोग करके टीका मतलब जो इंजेक्शन लग रहा है कोरोना वायरस का इंजेक्शन, टीका और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना की शुरुआत की है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना, नोट कर लो। मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। तेलंगाना में ड्रोन के उपयोग करके क्या पहुंचाया जाएगा? दवाई पहुंचाई जाएगी, टीका पहुंचाया जाएगा दूर दराज के इलाकों में। इसका नाम दिया गया है मेडिसिन फ्रॉम स्काई। हाल ही में किसानों को उनके उत्पाद पर उचित मूल्य दिलाने के लिए
छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या शुरू किया है? बाजरा मिशन की शुरुआत की है। बाजरा मिशन की शुरुआत किसने की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को, चलिए आगे आते हैं। बाजरा मिशन की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में टॉप पर हरियाणा राज्य है। सोलर पंप लगाने में टॉप पर कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। टॉप पर कौन सा राज्य भाई? हरियाणा राज्य। टॉप पर है हरियाणा राज्य। टॉप पर कौन है? तो हरियाणा राज्य टॉप पर है, नोट कर लीजिए। हरियाणा राज्य टॉप पर है सोलर पंप लगाने में। पीएम कुसुम योजना, देखिए सामने नाम दिया है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्तम महाअभियान। ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, महाअभियान, ये कुसुम योजना का फुल फॉर्म मैंने दे दिया है। इसके तहत सोलर पंप लगाने के लिए जो लगाया गया है उसमें टॉप पे कौन सा राज्य है? कुसुम योजना में टॉप पे कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य। और सुन लो, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जो मिशन 50 का टेलीग्राम चैनल है, रंजीत कुमार सिंह सर का जो टेलीग्राम चैनल है, मिशन आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, ये तीनों चैनल से आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं ताकि पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहां मिल सके, ताकि आप रिवीजन कर सकें। आगे आइए। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। नोट कर लीजिए, रानीखेत एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड का। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पवन कुमार गोयनका। पवन कुमार गोयनका को अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। नोट कर लीजिएगा। अगले करंट पर बढ़ते हैं हम लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जो सैटेलाइट फोन से लैस किया गया है। सैटेलाइट फोन से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जल्दी नोट कर लो। काजीरंगा भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया, पहला नेशनल पार्क बन गया जिसे सैटेलाइट फोन से लैस किया गया, उसे सैटेलाइट फोन से जोड़ा गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत में एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और सुन लो, इस नेशनल पार्क से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। क्वेश्चन आएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। किस लिए फेमस है? तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए। और भारत का एकमात्र और पहला नेशनल पार्क है जिसे सैटेलाइट फोन से जोड़ा गया है। जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ, सेशन को लाइक कर दो और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं भाई, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ताकि पीडीएफ आपको मिल सके। उत्तराखंड के नारायण कुटी मंदिर, उत्तराखंड में एक मंदिर है, मैंने चित्र दिया है, ये नारायण कुटी मंदिर है उत्तराखंड का। इसे एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया है। अभी उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के नारायण कुटी मंदिर को एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। नोट कर लेना, नारायण कुटी मंदिर कहां है? उत्तराखंड में। इसे एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। आगे आते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है हाई क्वालिटी का भोजन लोगों को उपलब्ध कराया है। इसके लिए उसे 5 स्टार ईट राइस स्टेशन घोषित किया गया है। 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को हाल ही में 5 स्टार ईट राइस स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। क्यों किया गया भाई? ये हाई क्वालिटी के लोगों को भोजन प्रदान किया है रेलवे स्टेशन पर, इसलिए उसे 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 7 सितंबर से 17 सितंबर के बीच शिक्षक पर्व मनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लो। आप जानते हो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। और इसी सितंबर महीने में 7 से 17 सितंबर के बीच पूरे 10 दिन का शिक्षक पर्व मनाया गया है। टीचर्स पर्व आपसे पूछा जाएगा बीपीएससी में कि हाल ही में शिक्षक पर्व कब से कब के बीच में मनाया गया। 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो 7 और 17 दोनों मिलता जुलता नाम है। सितंबर महीना में चूंकि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस सितंबर महीने में, तो शिक्षा पर्व उसी महीने में मनाया जाएगा। 7 से 17, 7 17 शिक्षा। देखो टेक्निक बताता हूं याद करने का। 7 से शिक्षा, 7 से शिक्षक और 7 से 7 और 17 सब 7 से है भैया। तो 7 से 17 सितंबर के बीच, और सितंबर भी 7 से शुरू होता है। सबसे बड़ी बात, सितंबर भी 7 से,
शिक्षा विषय से, तो शिक्षा पर्व 7 से 17 सितंबर के बीच मनाया गया है, एकदम याद कर लेना। थीम इसकी क्या थी? इस शिक्षक पर्व की थीम थी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। इसका जो दिया गया थीम वो क्वालिटी, क्या था उसकी थीम? इस शिक्षक पर्व की थीम थी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया दिया गया। अगला ये, भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 एक ग्रुप है, देशों का एक ग्रुप है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। नोट कर लो, G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। जो एशियन आर्थिक संकट, एशियाई इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, एशिया महादेश में एक आर्थिक संकट आई थी, उसमें G20 का स्थापना 1999 में किया गया था। 2023 में G20 की मीटिंग कहां की जाएगी? भारत में। भारत भी G20 का एक मेंबर है, नोट कर लीजिएगा। अब कब बना G20? 1999 में। कब करेगा भारत में? भारत में मेजबानी, यानी कि G20 का मीटिंग भारत में कब होगा? 2023 में। ये पहली मीटिंग होगी, G20 का पहला मीटिंग होगा जो इंडिया में होगा। इससे पहले G20 की मीटिंग इंडिया में नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब होगा? 2023 में। स्थापना कब हुआ? 1999 में। भारत देश का एक मेंबर है। आगे आइए, सेशन को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, और मैक्सिमम कम से कम एक बच्चा 10 बच्चे को शेयर करो। इस पर हम बिहार स्पेशल बहुत जल्द लाने जा रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर केंद्र चंडीगढ़ में लगाया गया है। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा हवा को शुद्ध करने वाला टावर लगाया गया है। पूछा जाए कि हवा को शुद्ध करने वाला जो टावर है, सबसे ऊंचा टावर कहां लगाया गया? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, भारत सरकार ने गांव को ODF प्लस, पहले तो चला ODF का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। खुले में शौच मुक्त को बोलते हैं ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। अब इसमें पहले चला ODF योजना, अब चल रहा ODF प्लस, यानी जो बचा खुचा भी लोग हैं जो खुले में शौच जाते हैं, उनको भी कोशिश किया जा रहा है तो शौचालय का प्रयोग करें। तो ODF प्लस की स्थिति को प्रदान करने के लिए हर एक गांव अब ODF प्लस हो जाए। जो थोड़े बड़े लोग बाहर जाते हैं शौचालय के लिए, वो भी अब घर के शौचालय में ही अब क्या करें? शौच करें। उसके लिए ODF प्लस बहुत जल्दी मिल जाए, इसके लिए सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। 100 डेज का प्रोग्राम है, 100 दिन का यह प्रोग्राम है सुजलाम अभियान, जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ODF प्लस किसको देना है? गांव को, बहुत जल्द मिल जाए, उसके लिए सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, नोट कर लेना। और आज के करंट 51, आज मैंने 51 करंट लिया है आपके लिए, बहुत बेहतरीन करंट है। अंतिम करंट ध्यान से देखो। उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीप, हीराकुंड जो है ना एक डैम है, पता होगा आपको, महानदी पर एक बांध है उड़ीसा के संबलपुर जिले में, नोट कर लो, उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर